अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है क्वांटम थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। हम इसमें ससेप्टेबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस निकालेंगे। गुज़िश्ता लेक्चर भी हमारे पास पैरामैग्नेटिज्म के बारे में था, मगर वो क्लासिकल अप्रोच थी। तो अब हम क्वांटम मैकेनिकली ट्रीट करेंगे इसको। तो देखेंगे कि हमारे रिजल्ट्स क्या आते हैं, क्या वो मैच करते हैं क्लासिकल रिजल्ट्स के साथ। तो शुरू करते हैं क्वांटम थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। तो क्लासिकल थ्योरी में क्या था? क्लासिकल थ्योरी इस बात पे अज्यूम करती थी कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो फ्रीली रोटेट कर सकते हैं और कोई भी ओरिएंटेशन रख सकते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ। यानी आपके पास उन पे कोई कदगन नहीं थी, कोई मुश्क नहीं था, कि पाबंदी नहीं थी कि वो कि सिर्फ मखसूस स्टेट्स में मखसूस ओरिएंटेशन में आ सकते हैं, फ्रीली किसी भी सिंथ में जा सकते हैं। मगर क्वांटम थ्योरी कहती है कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट्स हैं ये क्वांटाइज्ड हैं, सिर्फ डिस्क्रीट डायरेक्शंस के अंदर ही ये अलाइनमेंट ले सकते हैं एक्सटर्नल फील्ड के साथ। मतलब जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है या जो इसका कंपोनेंट है जो फील्ड की सिमत में होता है वो कोई भी वैल्यू नहीं रख सकता, यानी आर्बिट्रेरी वैल्यू रखने की आजादी नहीं है उसके पास। तो देखते हैं इस बात को। ये हमारा बेसिकली अब क्वांटम का अजम्पशन आ गया। तो आप मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को अगर जो आपके पास फ्री स्पेस में है एंगुलर मोमेंटम के साथ रिलेट करें तो आप लिखोगे म्यू बराबर है किस चीज के? माइनस जी आपके पास, और सॉरी इसके साथ नेगेटिव नहीं है जी, आपके पास जी म्यू बी जे। यहाँ पे जी क्या है, म्यू बी क्या है, जे क्या है? जे तो आपका एंगुलर मोमेंटम हो गया। म्यू बी आपके पास बोहर मैग्नेटॉन है, और ऐसे सिस्टम में ई एच कट ओवर 2m इसकी वैल्यू होती है। जबकि जी आपके पास स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्प्लिटिंग फैक्टर या इसे लेंसले जी फैक्टर भी कहते हैं, जी की वैल्यू 2 होती है अगर एंगुलर मोमेंटम सिर्फ किसकी वजह से हो, इलेक्ट्रॉन स्पिन की वजह से, और जी की वैल्यू 1 होती है अगर सिर्फ ऑर्बिटल मोशन की वजह से हो। तो ये बात भी समझ आ गई यहाँ पे। यानी हमारे पास टूल में अगर आप सिंपल देखो ना, अगर आप ऑर्बिटल मोशन देखोगे तो G1 हो जाएगा, तो ये आपके पास म्यू बी जे के बराबर आ जाएगा। अच्छा, तो जो ओरिएंटेशन है मैग्नेटिक मोमेंट की, जो हम अप्लाइड फील्ड के लिहाज से देखने वाले हैं, हम कहेंगे कि उसको एक रूल के तहत देखा जाएगा कि आपके पास जो मैग्नेटिक मूवमेंट के कंपोनेंट हैं, दो कंपोनेंट बनेंगे, उनमें से आपका जो एक ऐसे कंपोनेंट होगा जो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे होंगे, एक उनमें से कंपोनेंट ऐसे आएंगे जो फील्ड की डायरेक्शन में होंगे। तो उसे मैं म्यू जी कह देता हूं, आपके पास जी म्यू बी एम जे आ जाएगा। यहाँ पे एम जे क्या आ गया? ये बुनियादी तौर पे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, और इसका फार्मूला होता है 2j+1, और इसमें जे की जो वैल्यू वेरी करती है प्लस जे से नेगेटिव जे तक वेरी कर रही होती है। ये बात भी क्लियर हो गई। अब अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं जो मैग्नेटिक डाइपोल के अंदर जानी फील्ड के अंदर जो उसके पास कैरी करेगा डाइपोल रोटेशन लेने से, तो ई बराबर आ जाएगा माइनस म्यू बी। आप इसे चूंकि आपका जी कंपोनेंट इफेक्टिव है तो म्यू जी लिख सकते हैं, उसकी वैल्यू अब हमारे पास मौजूद है, वो वैल्यू प्लेस कर देंगे, तो माइनस जी म्यू बी एम जे बी लिखा जा सकता है। अब मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन हम देख लेते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ एटम जो आपके पास है वो प्रोपोर्शनल आ जाएंगे इस फैक्टर के। तो ई की पावर माइनस ई बाई के टी, ई अब आपको पता है वो वैल्यू लगी, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये जी म्यू बी एम जे बी ओवर के टी आ जाएगा। अब आपके पास अगर मैं कहूं कि यूनिट वॉल्यूम है जिसमें एन एटम है, जिसमें जिस स्पेसिमेन को आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो टोटल मैग्नेटाइजेशन कितनी होगी अलोंग द फील्ड? तो आप लिखोगे एम टोटल मैग्नेटाइजेशन, एन नंबर आ गए यानी नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, और इनटू स्टैटिस्टिकल एवरेज ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट पर एटम जो बी की सिमत में आएंगे। तो वो आप देख सकते हो एन आपको यहाँ पे नंबर दिख रहा है, बाकी ये स्टैटिस्टिकल एवरेज उठाई हुई है आपने कि टोटल मैग्नेटाइजेशन डिवाइडेड बाय नंबर के साथ आपने डिवाइड किया मैग्नेटिक मूवमेंट डिवाइडेड बाय एटम की तादाद से। अब यहाँ पे ये फैक्टर आ रहा है, ये यही इक्वेशन ई की वैल्यू में कि आपके पास जी म्यू बी बी ओवर के टी, इसे मैं वाई का नाम दे देता हूं ताकि इक्वेशन जरा थोड़ी सी कम हल्की हो जाए। तो ये इक्वेशन इस रूप में मेरे सामने आ जाएगी। इसमें से मैंने एन कांस्टेंट था, फिर जी चूंकि कांस्टेंट होगा, म्यू बी कांस्टेंट होगा, बाहर ले लिया, बाकी मेरे पास ये आ गए। अब जनाब आपके पास क्या करना है कि ये अगर आप देखा जाए तो ये फैक्टर एक तरह से डी ओवर डी वाई यानी डिफरेंशियल लॉग, इसका ये रिजल्टेंट बन रहा है। यानी इस इक्वेशन ये कह लो, ये जो
इक्वेशन 2 में ये जो ब्रैकेट वाला है, अगर आप इसे सॉल्व करो तो ये इक्वेशन 1 का ये फंक्शन बन जाएगा। आप करके देख सकते हैं। log का डिफरेंशियल उठाओगे तो ये फैक्टर 1 ओवर में चला जाएगा, ये नीचे वाला आ जाएगा। फिर आप वही फंक्शन वैसे लिख के आप उसके पावर का उठाओगे तो mj नीचे आ जाएगा। तो आप देखोगे यही चीज बन जाएगी आपके पास, ठीक है। उसको आप इस तौर पे भी लिख सकते हैं। तो इक्वेशन 2 अब आ गई। अब इसमें जो log के आगे ये जो ब्रैकेट में समेशन लिखी हुई है, समेशन को मैं खोल सकता हूँ mj के बिहाफ पे। mj पॉजिटिव j से नेगेटिव j होता है, वो मैंने ओपन कर दिया। अब आपके पास एक सीरीज का कंसेप्ट आ जाता है कि ये एक सीरीज बन जाती है। तो इसे हम लिख सकते हैं ई जे वाई 1 माइनस ए की पावर माइनस 2j प्लस 1 वाई और 1 माइनस ई की पावर माइनस वाई। ये आपको डायरेक्ट याद कर लें तो बहुत मुनासिब है कि आप लंबे चौड़े सॉल्व किया जा सकता है, मगर काम बहुत बढ़ जाएगा। तो आप इसे डायरेक्ट याद रख लेंगे। फिर आपने क्या करना है, स्टेप में e की पावर y बाई 2 से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। फिर आपके पास ये जो रिजल्ट आया इसका, ये दूसरी चीज आपने डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है कि ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो आपके पास 2j प्लस 1 बाई 2 आएगा, कॉट h 2j प्लस 1 बाई 2 और y के साथ माइनस 1 बाई 2 कॉट h y बाई 2। फिर मैंने इससे j से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। ऊपर वाला j तो ऐसे ही बाहर चला जाएगा, नीचे वाला j पहले फैक्टर के साथ भी आ जाएगा, दूसरे फैक्टर के साथ भी आ जाएगा, वो आपको दिख रहे हैं। अब मुझे y की वैल्यू लगानी है। मैं सोचता हूँ y x बाई j है, तो इसका मतलब x बराबर आ जाएगा जे वाई के। x की वैल्यू आपके पास ये बन जाएगी, क्योंकि y तो आपको पहले से ही पता, आपने पहले अभी पीछे निकाला है, तो वो आपने y की वैल्यू इंड्यूस कर दी यहाँ पे। तो ये अब आप क्या करोगे, जहां जहां y आ रहा है उसकी जगह x बाई जे मेंशन कर दोगे। वो मैंने कर दिया। अब आपने और कुछ नहीं किया, ये जो ब्रैकेट वाली चीज थी इसे आपने bx एक फंक्शन दे दिया है नाम। तो ये आपके पास इक्वेशन ये इस रूप में आ जाएगी। ये ब्रैकेट वाले सारे की जगह bx आ गया। ये bx क्या है, ब्रिलियन फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। अब ये बुनियादी तौर पे अगर मुझे bx की वैल्यू पता चल जाएगी तो मुझे मैग्नेटाइजेशन वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। तो अब वो हम देख सकते हैं कि इक्वेशन 3 जो आपके पास बनी है, इसको आप दो तरीकों से यानी इंटरप्ट करेंगे। bx की वैल्यू यानी दो तरीकों से सोचेंगे कि जब आपका b कम होगा, नॉर्मल होगा और टेम्परेचर एक तरह से ज्यादा होगा, फिर जब b स्ट्रांग हो जाएगा, टेम्परेचर लो हो जाएगा। तो शुरू करते हैं पहले आपकी जो कंडीशन है। तो अब इसमें अब चूंकि आपके पास टेम्परेचर ज्यादा है तो kT थर्मल एनर्जी ज्यादा हो जाएगी इस वाले से, अप्लाइड फील्ड वाले से, जो फील्ड की एनर्जी से। तो इसका मतलब x लेस देन 1 होगा। क्यों? क्योंकि नीचे वाला फैक्टर बड़ा है ना, तो जवाब 1 से लेस आ जाएगा, तो x लेस देन 1 से। तो अब ये जो bx है, जब आप इस सीरीज को सॉल्व करोगे तो आपके पास bx बराबर आ जाएगा x बाई 3 j प्लस 1 ओवर j। ये वैल्यू आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, इसको सॉल्व किया जा सकता है। अब आपके पास जो x है वो x की वैल्यू इस जगह पे प्लेस करनी, जो मैंने ब्लू कलर में हाईलाइट किया है। ये j से कट जाएगा एक, बाकी आपके पास सिंप्लीफाई वर्जन में जो आप इसे अरेंज करके लिखेंगे तो ये तो इस तौर पे आ जाएगा। अब टोटल मैग्नेटिक मोमेंट हम जानते हैं म्यू जे बराबर है जी म्यू बी स्क्वायर रूट जे इंटू जे प्लस 1। अगर आप यहाँ पे देखो तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है, इधर म्यू बी का स्क्वायर है, इधर जी का स्क्वायर है। जबकि यहाँ पे अगर मैं म्यू जे का स्क्वायर कर लूं तो जी का स्क्वायर म्यू बी का स्क्वायर ये फैक्टर आ जाएगा। इसका मतलब ये सारी चीज म्यू जे होल स्क्वायर के तौर पे रिप्लेस की जा सकती है। तो वो म्यू जे होल स्क्वायर के तौर पे यहाँ पे रिप्लेसमेंट आ गई। अब ये आपके पास मैग्नेटाइजेशन आ गई। हम पैरामैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी जानते हैं। आप जानते हैं कि m ओवर h होता है। अब अगर हम h को यहां से देखें परमेबिलिटी से, तो h इधर आ जाएगा, b ओवर म्यू नॉट आ जाएगा, वो वैल्यू लग गई आपके पास। अब इस टूल को लेके मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब m की वैल्यू आप निकाल चुके हो, वो लग गया, b से कट जाएगा तो ये रिमेनिंग फैक्टर आ गया। तो इसको मैंने अलग करके लिख लिया नीचे। अब इसमें देखा जाए म्यू नॉट n म्यू जे 3k ये सारा कांस्टेंट है, इसे क्यूरी कांस्टेंट के तौर पे देख लेंगे और ये वही चीज आपके पास आ जाएगी कि आपकी ससेप्टेबिलिटी टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये क्यूरी ला है, ये बिल्कुल वही रिजल्ट है जो कल लास्ट हमारा क्लासिकल में हमने देखा था कि जो क्लासिकल थ्योरी थी पैरामैग्नेटिज्म की, उसमें यही रिजल्ट आया था। मगर अगर अब हम के बी स्ट्रांग है, टेम्परेचर कम है, तो इसका मतलब ऊपर वाला फैक्टर बड़ा है, तो x वेरी वेरी ग्रेटर देन आ जाएगा 1 से। तो अब आपके पास क्या होगा, तब आपका bx बराबर आएगा 1 के। तो आपके cot hx, ये आप जब सीरीज देखोगे bx का फार्मूला तो वो 1 के बराबर आ जाएगा। तो bx की जगह 1 लगा लेंगे तो ये टूल इस तौर पे आ जाएगा। अब अगर आप ग्राफिंग करते हो h ओवर t की,
तो जो आप मुख्तलिफ सर्टेन मटेरियल्स के अंदर जैसे पोटाशियम क्रोमियम का है, फेरिक अमोनियम का है, फिर आपके पास इस तरह मुख्तलिफ रिजल्ट्स जो आ रहे हैं, ये रिजल्ट्स कुछ चीज़ समझाते हैं। ये बताते हैं कि ये एक्सपेरिमेंटल जो पॉइंट्स हैं, ये थ्योरेटिकल कर्व के साथ टैली कर रहे हैं, ठीक है? तकरीबन तमाम रीजन्स में एच और टी के, ये h/t का यानी मैग्नेटिक मोमेंट इस एंड पे है और इस तरफ h/t है। फिर जैसे-जैसे टेम्परेचर 0 की तरफ जाता है, तो आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट सैचुरेशन की तरफ चले जाते हैं। इसका मतलब जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो एक्सटर्नल फील्ड के साथ कंप्लीट अलाइनमेंट पे आ जाते हैं। बात समझ गए? क्योंकि टी कम हो रहा होगा तो ओवरऑल h/t की वैल्यू बढ़ रही होगी, तो ये आपको दिख रहे हैं, अलाइनमेंट आपको दिख रही है उसकी, ठीक है? तो ये चीज़ हमारे पास आपके पास रिजल्ट्स यहाँ से इस ग्राफ से इंटरप्रेट करते हैं। तो ये जनाब हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।